इस सीरीज के पहले भाग में 3-1 से हार रही इंग्लैंड दो बैक टू बैक मैचेस जीतकर इस सीरीज को ड्रॉ कर देती है। भारत का इंग्लैंड को अपने घर पर हराने का एक ऐतिहासिक मौका हाथ से निकल जाता है और बदले की आग में झुलसता फ्लिंटॉप खुशी में अपना शर्ट उतारकर वानखेड़े के पिच पर डांस करने लगता है। समय के साथ लोग इस पल को भूल जाते हैं और हर कोई इस मैच को बस एक हार की नजरिए से देखता है, सिवाय एक के, और वो आदमी मानो तो फ्लिंटॉप का नाचता हुआ दृश्य अपने दिल में ले लेता है, बस एक मौके की तलाश में। तो गाइस, आज हम जानने वाले हैं उसी मौके की कहानी को। इस हार के बाद मानो पूरी की पूरी इंडियन टीम क्रिकेट खेलना ही भूल गई थी। कुछ महीने पहले साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर हराया था, वो अब अपने घर पर जिम्बाब्वे से पीट रही थी। सीरीज को आखिरी मैच में दादा के 136 रन की इनिंग किसी तरह से वो सीरीज तो बचा तो ली, पर ऐसा लगता था कि उस हार ने इस टीम के कॉन्फिडेंस को बर्बाद कर दिया। दादा के पास अब सिर्फ 3 महीने थे खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाने में, क्योंकि 3 महीने बाद नेटवर्क सीरीज शुरू होने वाली थी। इंग्लैंड में इंडिया, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच एक ट्राई नेशन सीरीज। वो टीम, वो प्लेयर फिर एक बार उनके सामने खड़े होने वाले थे और दादा के इस टीम का उस सीरीज के पहले तैयार होना बेहद जरूरी था। और इसी के आस में दादा की टीम वेस्ट इंडीज के लिए रवाना हुए, जहां अगले 2 महीने में उन्होंने इतिहास रच दिया। दादा टॉप स्कोरर परफॉर्मेंस और उनके पीछे पीछे यंगस्टर का जादू। वेस्ट इंडीज से जब ये टीम वापस इंडिया आई, तब उन्होंने भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार वेस्ट इंडीज सरजमी पर ओडीआई सीरीज जीत दर्ज की थी। और अब इंग्लैंड पहुंचकर ये टीम अपने शिकार पर झपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी। पर समस्या ये था कि उनका ये शिकार खुद पिछले 6 महीने से बड़े टीम का शिकार कर चुका था। पहले न्यूजीलैंड में जाकर सीरीज ड्रॉ करवाना और फिर श्रीलंका को करीब करीब व्हाइट वॉश करना। दोनों टीम सही समय पर सही फॉर्म में थी और एक दूसरे के खून के प्यासे, तो सीरीज में तो मजा आने वाला था। इसका प्रूफ तो पहला मैच में ही मिल गया। फ्लिंटॉप की धुआंधार सेंचुरी और 3 विकेट ने इंग्लैंड को श्रीलंका के खिलाफ एक आसानी से जीत दर्ज दिला दी और इंग्लैंड टीम का कॉन्फिडेंस आसमान छू गई। और अगले मैच में 271 रन का टारगेट देने के बाद इंडिया का 141 रन पर 4 विकेट लाकर खड़ा कर दिया। और उसके बाद द्रविड़ और युवराज ने 131 रन की पार्टनरशिप करके उस इंग्लिश रनगाड़ी की रास्ते में ही पलट दिया और भारत वह मैच 6 विकेट से जीत गया। और ये इंडिया की इंग्लैंड को ललकार थी और मुंबई का हिसाब यहाँ पे चुकता होगा। और अगले पूरे सीरीज में भारत ने अपना दावा सच कर दिखाया। ग्रुप स्टेज के पहले 7 मैचेस में भारत अपराजित और हर एक बार टॉस हार कर चेस करते हुए उस पॉइंट तक भारत का चेस करने का रिकॉर्ड नहीं से लेकर क्यों भगवान क्यों, यहाँ तक तो इंडिया न केवल अपना परफॉर्मेंस से बल्कि अपने मेंटल प्रेशर से भी खुद को साबित कर रहा था। पर इस सब के बावजूद ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आखिरी मैच में फाइनल्स के ड्रेस रिहर्सल में सीरीज जीतने के बुकीज फेवरेट थे। वेल, उस समय तक इस इंडियन टीम ने चौकरस होने का रेपुटेशन कमाया था। 1999 से लेकर 2002 तक इंडिया 9 बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल्स तक पहुंचा। हर बार बुरी तरह से हुए, फिर वह वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने हो या स्ट्रगल करते हुए श्रीलंका के सामने। ग्रुप स्टेज में चैंपियंस जैसे खेलने वाली यह टीम फाइनल्स में आते ही ढेर हो जाती है। और ग्रुप स्टेज के उस फाइनल मैच में ये टीम फिर एक बार अपने रेपुटेशन में खरी उतरी। 32 ओवर की रन लिमिटेड पिच में फ्लिंटॉप की हाफ सेंचुरी और 7.5 रन की रिक्वायर्ड रन रेट पर 230 का टारगेट। इसके जवाब में दादा का एक शानदार नॉक जीतने का पूरी चांसेस और फ्लिंटॉप दादा के विकेट ले लेते हैं। और उसके बाद पूरी टीम 165 में ऑल आउट हो जाती है। आगे मानो जले में नमक छिड़कने जैसे खबर आती है कि कुंबले और सचिन दोनों इंजर्ड हैं। तो बेसिकली फाइनल्स की सुबह होते होते जीतने के आसार, अपने रेपुटेशन बदलने की संभावना और अपना बदला लेने का मौका तीनों दादा की आंखों के सामने मिटते नजर आ रहे थे। और ये इंडियन ड्रेसिंग रूम में ये बात साफ नजर आ रही थी। एक कोने में बैठे हुए कोच जॉन राइट्स अपने कांपते हुए हाथ छुपाते हुए अपने प्लेयर्स को कह रहे, फाइनल्स की चिंता मत करो, गेम प्लान को याद रखो और फॉलो करो और बस लड़ो। और नसीब से टॉस के पहले खबर आते हैं कि सचिन और कुंबले दोनों खेल पाएंगे। सचिन यानी इस टीम का लकी चार्म वापस लौट रहा था। आखिरकार एक छोटी सी उम्मीद जागी थी। प्लेयर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो टॉस हारने के बाद फिर एक बार चेज करना पड़ेगा यह पता चलने के बाद भी गई नहीं। इस टूर्नामेंट में हम ऑलरेडी 5 बार चेज कर चुके हैं, तो एक और बार सही। और इसी एटीट्यूड से पिच पर उतरी टीम मैच की शुरुआत में और भी खुश हो गई। इंग्लिश ओपनर डगमगा रहे थे। हर दूसरी बॉल एज, हर तीसरी शॉट मिस टाइम, बस किसी भी वक्त विकेट हाथ में आनी थी। पर जब विकेट हाथ में आई तब पूरी टीम एक साथ मानो कहने लगी, विकेट ना जाती तो अच्छा था, क्योंकि उसके बाद पिच पर आए नासिर हुसैन। इस सीरीज के दौरान खराब फॉर्म के चलते उनके कैप्टेंसी और उनके नंबर 3 पोजीशन पर लाखों सवालिया निशाने उठाए जा रहे थे। यहाँ तक कि उस
उस दिन के अखबार के अंदर एक तीखा सा आर्टिकल छपा था जिसमें एक्स इंग्लिश प्लेयर ने उनकी दिल खोल के निंदा की थी। तो इंग्लिश कप्तान गुस्से में था और आते ही शिकार खुद यहाँ पर शिकार हो गया और अगले 20 ओवर में हुसैन और ट्रेकोथिक इंडियन बॉलर्स की ओ कुटाई की कि सिर्फ 177 बॉल में 182 रन ठोक दिए। 7 अलग अलग बॉलर पूरी तरह से नाकाम। जब एक तूफान जरा शांत हुआ तब दोनों बैट्समैन अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर चुके थे, जिसके बाद फ्लिंटॉप ने आकर 40 रन मार दिए और स्कोर को पहुंचा दिया 325 रन पर। अब आजकल तो यह स्कोर कुछ खास तो नहीं लगता है ना, पर उस समय ओडीआई क्रिकेट की 31 साल की इतिहास में 300 के ऊपर का स्कोर सिर्फ 7 बार ही चेस हुआ था और अब 325 के टारगेट को चेस करना, वो भी एक फॉर्म स्लॉट्स पर चोकरस रेपुटेशन के साथ। पूरे इंडियन ड्रेसिंग रूम झुके कंधों से भरा हुआ था। करीब करीब हर कोई अपनी हार कबूल कर चुका था। हर कोई सिवाय एक कोने में बैठे थे, एक टक ग्राउंड की ओर देखे जा रहे थे और आंखों में गुस्सा, और ना वो कोच को जवाब दे रहे थे और ना तो लक्ष्मण की स्लोली स्टार्ट करने की नसीहत को। वो सिर्फ गुस्से से ग्राउंड की तरफ देखे जा रहे थे और फिर वो उठे और ग्राउंड की तरफ निकल गए, जिसके बाद शुरू हुआ तांडव। बॉल के बाद बॉल, बाउंड्री के बाद बाउंड्री। दादा और सहवाग के साथ मिलकर T20 की झलक देख रहे थे। उन्होंने सिर्फ 35 बॉल पर अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की और सिर्फ 14 ओवर में स्कोर 106 रन पर पहुंचा दिया। अब 213 बॉल में 220 रन की जरूरत थी, जो पहले नामुमकिन सा लग रहा था वो अब सिर्फ बहुत मुश्किल था। और कुछ ही देर बाद दादा आउट हो गए और फिर वही पुरानी कहानी, कैप्टन के साथ पूरी टीम शिकस्त गई। जब तेंदुलकर 146 की स्कोर पर 5वीं विकेट बने तब वहां बैठे क्राउड के लिए, हर बैठे दर्शक के लिए, यहां तक कि ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के लिए मैच खत्म हो चुके थे। कोच ड्रेसिंग रूम में एक कोने में बैठे खुद से बात किए जा रहे थे। सचिन और द्रविड़ मसाज के लिए चले गए, यहाँ तक कि दादा ने जाकर कहा था तभी उनको लगा था कि हम मैच हार गए हैं। बदला लेने का सुनहरा मौका बस एक और बेइज्जती बनकर रह गया था। और तब जब जीतने की कोई भी आशा नहीं थी तब फैमिली ह्यूमन बिहेवियर का एक सॉलिड वसूल लागू हुआ। जब तक जीतने की आस थी, बदला लेने की चाहत थी, तब तक दुनिया भर का प्रेशर था। अब तो जीतने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए अचानक से सारा प्रेशर उतर गया। टीम बस इन नए नए ज्वाइन हुए यंगस्टर का परफॉर्मेंस देखने के लिए बैठ गए। यंगस्टर युवराज और केप, जिसे इस पूरे मैच में नसीर हुसैन बस ड्राइवर बुलाकर स्टेज कर रहे थे, और युवराज जिनकी पारी की शुरुआत में ही ट्रेकोथिक की एक बॉल लगकर अंगुली फ्रैक्चर हो चुकी थी। उन्हें बैट पकड़ने में भी मुश्किल हो रही थी, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 8 के ऊपर जा पहुंचा था। तो बात सिर्फ अब समय की थी और रन्स, यानी कि कितने रन से हारेंगे। इसलिए पूरी टीम शांति से दोनों यंगस्टर को देखने के लिए बैठ गई, हंसते हुए, मस्ती करते हुए और धीरे धीरे चुप होते हुए, क्योंकि पिच पर उन दोनों युवकों ने मैच को पलट दी थी। सिंगल और डबल से शुरुआत करते हुए वो दोनों बड़े बड़े शॉट खेलने लग गए थे। युवराज ने पहले ट्यूडर की तरफ बाउंड्री, उसके बाद फिर फ्लिंटॉप की तरफ। कमेंटेटरी बॉक्स में हर्षा भोगले बोले, अभी भी वी वांट टू समथिंग हियर। एक ऐसा ख्याल जो इंडियन प्लेयर के मन में भी गुजर रहा था। सचिन ने ड्रेसिंग रूम से झट से डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि हमारी ये पोजीशन काम कर रही है, तो जहाँ है वहीं पे रुको। कुछ लोग दरवाजे पर, कुछ लोग टॉयलेट पर और राहुल और द्रविड़ मसाज टेबल पर। बची कुची पूरी मैच वे सब वहीं से देखने वाले थे। एक ऐसी मैच जो अब धीरे धीरे बॉल दर बॉल इंडिया की तरफ झुक रही थी। दोनों यंगस्टर के 120 रन की साझेदारी ने स्कोर को सिर्फ 51 बॉल पर 59 तक पहुंचा दिया। जीत अब ज्यादा दूर नहीं थी। ऐसे समय किसी मूवी की सीन की तरह युवराज सिंह ट्यूडर के हाथों में आउट हो गए। कमबैक की खुशी में लोगों ने बचे हुए लाइनअप पे ध्यान नहीं दिया, जो था भज्जी, कुंबले, जहीर और नेहरा। यानी अब मैच की कमान सिर्फ केप के हाथों में। जीतने की सारी आशाएं उस 23 साल के कंधों में। रेडियो या कमेंटेटरी कह रहे थे कि अब केप को संभाल के खेलना होगा, अपनी विकेट बचानी होगी, जिसके जवाब में केप ने अगला बॉल ग्राउंड के बाहर मार दिया। इनिंग्स पेश करना, स्कोर बोर्ड की तरफ ध्यान देना, ये सब केप के फितरत में नहीं था। वो सिर्फ खुद की स्ट्राइक पर बेयरिंग करते, फिर जो हो सो हो, और चीजें होती गई और बॉल के बाद बॉल ग्राउंड के बाहर। 47 ओवर आने तक केप के इस तूफान ने रन रेट को 4.6 तक लाकर खड़ा कर दिया था, यानी कि 18 बॉल पे अब 14 रन की जरूरत थी। मैच अब पूरी तरह अपने हाथ में था और यहाँ बॉल दिया गया उस बंदे के हाथ में जिसने पॉइंट्स तक भारतीय उम्मीदों पर पानी फेरने का महारत हासिल कर ली थी। कहीं जाकर अभी तो उसका बदला पूरा हुआ था। ऐसे कैसे वह दादा की टीम को ऐसे ही जीतने दे देता। तो फ्लिंटॉप आया और 3 ही बॉल में भज्जी और कुंबले को चलता कर दिया। बहुत सालों बाद इस पल को याद करते हुए केप ने कहा कि उस समय मुझे लगा था कि हम मैच हार जाएंगे, क्योंकि भले ही 2 ओवर में 11 रन की जरूरत थी, हाथ में विकेट थे और उन 2 ओवर्स में से एक जानी थी उसके हाथ में वानखेड़े का भूत उतरा नहीं था। इसलिए सेकेंड लास्ट ओवर में 5 बॉल में 5 रन लेने के बाद ऑफ स्ट्राइक जाने के बजाय केप ने जोर से बैट घुमा दी और बॉल चला गया बाउंड्री के बाहर।
बाहर, जीतने के लिए अब सिर्फ 2 रन की आवश्यकता थी 6 बॉल में। पर इस बात में ना केप ने खुशी मनाई ना ही जहीर खान ने, क्योंकि बॉल करने वाले थे वो और सामना करने वाले थे जहीर खान। वानखेड़े में 6 महीने पहले 21 में 27 बैटिंग करते हुए बदोनी नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े कुंबले और श्रीकांत को आउट होते हुए देखते रहे और इंडिया को मैच हारते हुए देखते रहे। और अब यहाँ करीब करीब सेम सिचुएशन थे। वही सब कुछ जहीर खान के दिमाग में दौड़ रहा था और उसमें आया पहला बॉल, जहीर की रन लेने की कोशिश और वापस भेज दिया जाना फ्लिंटॉप का जहीर खान का करीब आना और एक टक घिरते रहना। इंग्लिश टीम से पूरी तरह घिरे हुए जहीर नर्वस थे, साफ दिखाई दे रहा था चेहरे पर। अगला बॉल पूरी इंग्लिश टीम की एक साथ अपील अंपायर ने ठुकरा दिया। दादा लॉर्ड्स के बालकनी में बैठे यह सब कुछ देख रहे थे, आंखों में गुस्सा और पांव रेलिंग के ऊपर और हाथ गले में पहने लॉकेट के थामे मानो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। एक बार काफी, दोबारा नहीं। तीसरी बॉल जहीर खान का बॉल को टॉप केप के पहले ही पिच छोड़कर भागना, थ्रो डाइव मिसफील्ड। फ्लिंटॉप पिच पर अपना सिर झुकाए बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने उस पल को नहीं देखा जब तक कप्तान लॉर्ड्स के बालकनी पर इस मैच को और इस पल को अमर कर रहा था। अगर वो ऊपर देखते तो उनको पता चलता कि शट निकालते वक्त और घुमाते वक्त दादा की आंखें सिर्फ उसी की तरफ थी। अब करीब करीब पूरी दुनिया का यह मानना है कि यह स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई। इस बॉलर ने हमारे लॉर्ड्स पर शट उतारी, हमने भी इसके लॉर्ड्स पर जाकर हिसाब बराबर कर दिया। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम, भारत का ये इंग्लिश दौरा यहीं पर खत्म नहीं हुआ था। हम इसके बाद इंग्लैंड में पूरी टेस्ट सीरीज खेलने वाले थे और एक इंडियन कैप्टन का लॉर्ड्स का ये बर्ताव देख सारे के सारे इंग्लिश प्लेयर और दर्शक को आग बबूला कर दिया था। हमारे घर पर हमारी शिकस्त, उनके घर पर उनकी शिकस्त। खेल तो सिर्फ ड्रॉ हुआ था, जीत या हार आने वाले टेस्ट सीरीज में डिसाइड होनी थी और वो टेस्ट सीरीज हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।